और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर है आपके पास, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। और मतलब आप किसी भी लिहाज से इसको देखेंगे ना, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही है। तो ये अक्सर जो है ना आपके पास ये याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द बेस ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब अगर किसी बच्चे को क्वाड्रेटिक सॉल्व करना नहीं आता तो उसके लिए आगे बहुत प्रॉब्लम होती है। नहीं, पहले 20 करा रहा हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इसको कराऊंगा मैं, ठीक है। ये लंबा भी है, काम भी ज़्यादा है इसके अंदर ना। देखें, सबसे पहली जो चीज़ है ना इसके अंदर, क्वाड्रेटिक को आप पहचानना सीखें कि क्वाड्रेटिक होता क्या है। देखिए, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सबसे खास बात होती है ना, वो क्या होती है कि इक्वेशन जो है ना वो आपकी जीरो के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, सही है। और ये होता है इसका फॉर्मूला, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती क्या है, ये देखिए, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका ए होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका बी होता है, कोफिशिएंट ऑफ सी आपका क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। मतलब इसमें तीन चीजें होती हैं, एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स और एक कांस्टेंट टर्म। और एक्सप्रेशन हमेशा किसके बराबर होनी चाहिए, जीरो के बराबर होनी चाहिए। ये कहलाती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहलाती है इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है, सही है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इस वजह से कहलाती है ये कि इसी फॉर्म में ना हम इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है। अगर हम इस फॉर्म में इक्वेशन को नहीं लिखेंगे तो फिर ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं आएगा। कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम फॉर्म को पहले इस तरह सेट करें, सही है। किस तरह सेट करें, इक्वल टू जीरो के बराबर सेट करें, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा जीरो के बराबर होगी। कोई भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, इसके कितने आंसर आते हैं, इसके 2 आंसर आते हैं। क्यों आते हैं, उसकी वजह यह कि इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है ना वो 2 होती है। हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है। तो इसके 2 आंसर आते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि फॉर्मूले में प्लस और माइनस है तो इस वजह से 2 आंसर आते हैं। फॉर्मूले में प्लस माइनस होने का मतलब ये नहीं है कि आंसर 2 आएंगे। आंसर सिर्फ इसका इस वजह से 2 आता है क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा पावर 2 होती है। तो अगर 2 आंसर आ रहे हैं तो मतलब पावर 2 हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाता है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखो हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ है ना वो है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो डिस्क्रिमिनेंट को ना हम लोग किससे शो करते हैं, हम लोग इसको शो करते हैं डेल्टा से। ये नज़र आ रहा होगा तुम लोग को। तो ये डिस्क्रिमिनेंट करता क्या है, तो डिस्क्रिमिनेंट ना आपको सॉल्व किए बगैर ये बता देगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर कैसा आने वाला है, सही है। मतलब आंसर या तो रियल होगा, या तो इमेजिनरी होगा, या तो इक्वल होगा। तो ये 3 कंडीशन आपके पास होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किस चीज को डिफाइन करता है कि आंसर रियल होगा, इमेजिनरी होगा या फिर इक्वल होगा, सही है। इमेजिनरी, रियल और इक्वल। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की किस चीज से पता चलता है, ये जो रूट के अंदर फैक्टर होता है ना, इससे आपको पता चलता है कि इक्वेशन का आंसर कैसा आने वाला है। अगर ये 0 हो गया तो आंसर दोनों बराबर आएंगे। क्यों आएंगे सर, उसका रीजन है मेरे पास कि देखिए जब ये 0 होगा तो -b/2a ये सिर्फ बचेगा, क्योंकि सब तो खत्म हो गया। ये अगर 0 हुआ तो 0 का रूट तो 0 आ जाएगा, और 0 के रूट 0 आने का मतलब क्या है, आंसर आपके पास -b/2a होगा। तो आंसर तो सिर्फ एक आएगा, लेकिन वो आंसर होगा 2, दोनों दिखेगा सेम। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि प्लस माइनस ऑफ 0 तो आप कहेंगे ना सर -b/2a प्लस 0 एक आंसर होगा, -b/2a -0 दूसरा आंसर होगा। तो ये याद रखिएगा कि जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर की बात करेंगे तो आपको नेचर कौन बताएगा, डिस्क्रिमिनेंट बताएगा। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, दैट इज b² - 4ac। सर ये कहां से आया, ये रूट के अंदर वाला फैक्टर है जो कि आपको बता रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट मैं हूं, सही है। मुझसे पता चलेगा कि तुम रियल हो, तुम इमेजिनरी हो, तुम इक्वल हो। ये बात सबको समझ में आ गई। क्वाड्रेटिक कितनी तरह के आंसर देता है आपको, फर्स्ट वन इज रियल, सेकेंड वन इज इमेजिनरी, थर्ड वन इज इक्वल। तो 3 तरह के आंसर वो आपको देता है। क्लियर हो गई बात सबको। नाउ अब आपके पास स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए नजर आ रहे होंगे आपको। देखिए ये चारों पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज क्या है कि अगर b² - 4ac का आंसर 0 से बड़ा आ रहा है, 0 से बड़े का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, कौन बताएगा। 0 से बड़े का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, कौन बताएगा बेटा।
पॉजिटिव। मतलब अगर आपका आंसर बी स्क्वायर माइनस 4ac का पॉजिटिव आ रहा है तो आप क्या स्टेटमेंट देंगे कि रूट्स कैसे हैं बेटा, रियल एंड अनइक्वल। सही है, रियल एंड अनइक्वल। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव आ जाए तो हम कहते हैं रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, क्लियर? अच्छा, उसके बाद वो कहता है अगर आंसर 0 से छोटा आ गया, इसमें आंसर पॉजिटिव, इसमें आंसर क्या होगा, नेगेटिव। तो अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो आप बोलेंगे रूट्स आर नॉन रियल, इट मींस कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। मतलब आप या तो कॉम्प्लेक्स लिख दें या तो इमेजिनरी लिख दें, दोनों बातें बराबर है। कितनी कंडीशन हो गई? 2। पॉजिटिव होगा रियल एंड अनइक्वल, नेगेटिव होगा कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। ठीक है, तीसरी कंडीशन जो मैं अभी आपको बता चुका हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो गया तो आप बताएंगे रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल और इनकी वैल्यू होगी -b/2a। जैसे मैंने अभी आपको पीछे निकाल के दिखाया था कि देखिए जब आप 0 कर देंगे उसको तो सिर्फ -b/2a बचेगा। ठीक है, तो जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो आप बोलेंगे रूट्स रैशनल हैं और इक्वल हैं। ठीक है, और एक और बात, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, अदरवाइज इररेशनल। अब ये क्या बोल रहा है? देखो आंसर जो है ना पॉजिटिव 2 तरह का होता है। ठीक है, 25 और 24, इन दोनों में क्या फर्क है? 25 और 24 में क्या फर्क है, कैसे डिफाइन करोगे, क्या बताओगे इनके बारे में? तो 25 जो होता है ना उसका रूट निकल कर आ जाता है। मतलब 25 का रूट क्या होगा, सिंपल 5 होगा, लेकिन 24 का रूट जो है वो पॉइंट में आएगा। तो अगर किसी नंबर का आंसर होल नंबर में आ रहा है रूट तो वो रैशनल कहलाता है, लेकिन अगर उसका आंसर होल नंबर में नहीं आ रहा, पॉइंट में आ रहा है तो आप कहते हो इररेशनल। रैशनल इररेशनल समझ में आ गया सबको? रैशनल क्या होगा कि अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब रूट से बाहर निकल के होल नंबर दे रहा है तो वो रैशनल है, लेकिन अगर होल नंबर नहीं दे रहा तो फिर वो क्या होगा, इररेशनल होगा। बोलो भाई सबको बात समझ में आ गई? आयान, बरीरा, इजान, खतीजा, हसान, क्लियर बेटा? 4 कंडीशन है, चारों को एकदम गले में तावीज बना के पहन लो। क्या बोला मैंने? पहला पॉइंट, पॉजिटिव होगा रियल एंड अनइक्वल, नेगेटिव होगा कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। सही है, 0 होगा रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। सही है। चौथी बात, आंसर अगर परफेक्ट स्क्वायर है, रूट होल नंबर में आ रहा है तो वो क्या होगा, रैशनल, अदरवाइज क्या होगा, इररेशनल। यूज डिस्क्रिमिनेंट टू फाइंड द नेचर ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पहली बात, मेरी पहली बात को याद रखिएगा, कोई भी फॉर्मूला लगाते वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म का होना जरूरी है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का होना जरूरी है। तो मैं ए के बजाय बी पार्ट आपको सॉल्व करा रहा हूं। देखिए बेटा, सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। 3x² - 5x + 6 = 0। सही है बेटा? मतलब इक्वेशन किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। बताओ भाई इसमें ए की वैल्यू बताओ, ए की, बी की और सी की, जल्दी से, शाबाश। ए, बी और सी की वैल्यू कौन बच्चा बताएगा भाई? कौन स्मार्ट बच्चा है इस सवाल का जवाब देगा, जल्दी से, शाबाश भाई। क्वाड्रेटिक में ABC निकाला है ना, x² का कोफिशिएंट क्या होता है, A, x का कोफिशिएंट क्या होता है, B, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, C। सही है। अब आपने लगाना है फॉर्मूला, डेल्टा = क्या था बेटा, B² - 4AC। B की जगह में रखोगे -5, A की जगह में रखोगे 3 और C की जगह में रखोगे 6। हाँ भाई, -5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, 4 3 = 12, 12 6 कितना हो गया, 72। हाँ भाई, 25 में से 72 निकालोगे कितना आंसर आएगा, 72 में से 25 निकालोगे कितना आंसर आएगा, 72 में से 25 निकालोगे 7 हो गया, 5 में 6 में से 2 गया, 4 निकल गया, -47। हाँ भाई, कौन बताएगा कैसा नेचर है इसका, रियल है, कॉम्प्लेक्स है, इक्वल है, क्या है भाई, जल्दी से बताओ, कौन बच्चा बताएगा भाई, रियल, कॉम्प्लेक्स या फिर इक्वल?
हाँ शाबाश, रियल नहीं है बेटा हसान। देखो डेल्टा की वैल्यू 0 से बड़ी है 0 से छोटी है हसान, 0 से बड़ी है 0 से छोटी है वैल्यू, नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है 0 से छोटी है, तो डेल्टा लेस देन 0 होगा तो आप बताओगे रूट्स आर क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स। दिस इज योर आंसर। ठीक है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू -6, तो डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। सही है, 25 प्लस 24 इज इक्वल टू 49। हाँ भाई, आंसर 0 से बड़ा, हसान का जवाब आ गया, बिल्कुल सही है बेटा। आप क्या लिखिएगा, रूट्स आर रियल अनइक्वल। हाँ भाई, ये रैशनल इरेशनल क्या होगा ये बताओ, ये नंबर रैशनल है इरेशनल है, कौन बताएगा? रियल तो है, अनइक्वल भी है, रूट्स रैशनल इरेशनल, शाबाश, अनइक्वल एंड रैशनल। सही है बच्चों, तो ये इस तरीके से हमने रूट की नेचर को फाइंड आउट करना सीखना था। क्लियर हो गई सबको बात? सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई बिल्कुल सही से? तो ये हमारे पास कहलाता है नेचर ऑफ रूट को फाइंड करना। ठीक है, अच्छा भाई, अब अगले सवाल में हमें कहा जा रहा है के की वैल्यू निकालें जबकि इक्वेशन के रूट का सॉल्यूशन सेम हो या डिफरेंट या रियल सॉल्यूशन हो। तो कौन बच्चा मुझे बताएगा इसके लिए डेल्टा क्या होगा और इसके लिए डेल्टा क्या होगा? हाँ भाई, कौन बताएगा? भाई सेम सॉल्यूशन का मतलब होता है इक्वल सॉल्यूशन, उसके लिए डेल्टा क्या होगा? हमसे कहा जा रहा है के की वैल्यू निकालें, सॉल्यूशन सेम हो, सेम का मतलब इक्वल हो, इक्वल के लिए डेल्टा क्या होता है ये बताओ, सेम या इक्वल के लिए डेल्टा क्या होगा? हाँ भाई, सेम या इक्वल के लिए डेल्टा क्या होगा? मतलब कंडीशन लगाओगे ना, सेम सॉल्यूशन का मतलब इक्वल सॉल्यूशन, इक्वल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, डेल्टा क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा, 0 के बराबर होगा, क्या होगा? सेम सॉल्यूशन, हाँ हसान बिल्कुल सही है। चले मैं पीछे ले जाता हूं थोड़ा सा आप लोगों को। यहां देखिए, आपको कौन सी वाली कैटेगरी की बात कर रहा है वो, सेम सॉल्यूशन या इक्वल सॉल्यूशन, कहां मौजूद है ये रहा। इक्वल सॉल्यूशन कब होता है भाई? जब डेल्टा आपका क्या होता है? 0 होता है। और रियल सॉल्यूशन कब होता है? रियल सॉल्यूशन कब होता है? जब डेल्टा आपका 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। तो डेल्टा 0 से जब बड़ा होगा तो क्या होगा भाई? डिफरेंट या रियल सॉल्यूशन होंगे। ये इसके लिए क्या होगा बेटा? इसके लिए जो डेल्टा होगा वो 0 से बड़ा होगा और इसके लिए जो डेल्टा होगा वो इक्वल टू 0 होगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या है कि जब भी आप रियल या इक्वल की बात करते हैं तो ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि रियल के लिए हमेशा डेल्टा 0 से बड़ा या डिफरेंट, जिसको हम कहते हैं अनइक्वल का मतलब ही डिफरेंट होता है। डिफरेंट को ना हम 2-3 तरीके से डिफाइन करते हैं। डिफरेंट का मतलब अनइक्वल भी हो सकता है और डिस्टिंक्ट भी हो सकता है। सही है, डिफरेंट का मतलब अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब डिस्टिंक्ट भी हो सकता है। क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है, और सेम सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सेम का मतलब क्या होता है? सेम को भी हम लोग 2-3 मानों में पढ़ते हैं, रिपीट भी बोल सकते हैं आप इसको, और आप इसको इक्वल भी बोल सकते हैं। ये तीनों मतलब वो सिनोनिम्स होते हैं ना, उस तरह के वर्ड्स हैं। सेम, इक्वल, रिपीट, ये सारे एक ही नाम है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ तक का मामला सबको समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक?